मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निशस्त्रीकरण पर चर्चा करते हैं। पिछले व्याख्यानों में सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर चर्चा हो चुकी है। इसी कड़ी में आज निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण, इसके लिए एक दूसरा शब्द है निरस्त्रीकरण। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि शस्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो निशस्त्रीकरण होता है, और यदि अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे निरस्त्रीकरण कहते हैं। निरस्त्रीकरण की या निशस्त्रीकरण की मूल अवधारणा क्या है कि शारीरिक हिंसा के समस्त भौतिक और मानवीय साधनों का उन्मूलन। शारीरिक हिंसा के समस्त भौतिक साधन मतलब जितने भी हथियार हैं, हथियारों का प्रयोग मनुष्यों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा के रूप में किया जाता है, और इसमें कई प्रकार के मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन साधनों का उन्मूलन या समाप्ति होनी चाहिए। ये निशस्त्रीकरण की मूल अवधारणा है। इसके शाब्दिक अर्थ पर न जाएं। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है पूरी तरह से किसी राष्ट्र को शस्त्रों से विहीन कर देना। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का विजयी राष्ट्रों ने निशस्त्रीकरण किया था। उसके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, इन सब को विजयी राष्ट्रों ने लूट लिया। सैनिक संगठन को भंग कर दिया गया। जितने भी जहाज थे, पानी का जहाज, ये सब जहाजों को इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने बंटवारा कर लिया। तो ये पूर्ण निशस्त्रीकरण है, और यह पूर्ण निशस्त्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कानून होने के बावजूद व्यक्ति अपने प्रवृत्ति से बाज नहीं आता, वह कानूनों का उल्लंघन करता है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एक राज्य में न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि एक राज्य इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय समाज में मनमाना व्यवहार करे तो किस आधार पर वह व्यवहार करेगा, किसके बल पर करेगा? वह अस्त्र शस्त्र के बल पर करेगा। तो राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण होना चाहिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण कौन करेगा? राष्ट्र तो स्वयं आत्मनियंत्रण नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं वह। क्या दूसरे राष्ट्र उस राष्ट्र के व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे? कौन सा राष्ट्र ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, जो संगठन राष्ट्रों के अस्त्र शस्त्रों को उत्पादन और उसके प्रयोग को नियंत्रित करने का काम करे। और अभी जैसे वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशंस है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के इस दिशा में प्रयास किए जाते हैं, किए गए थे, अभी भी किए जा रहे हैं, भविष्य में भी उसका काम रुकेगा नहीं। तो निशस्त्रीकरण का होना आवश्यक है, ताकि मनुष्यों पर किसी भी प्रकार से शारीरिक हिंसा की घटनाएं न घटे। युद्ध का मतलब ही होता है शारीरिक हिंसा। आप कितने सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं? देखें परिभाषा। मार्गन्थाउ लिखता है, निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उसको समाप्त करना है। कुछ शस्त्रों को नियंत्रित किया जाए, अथवा सभी शस्त्रों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, उसके उत्पादन को और उसके उपयोग को, ताकि
शस्त्रों के दौड़ को कम किया जा सके। शस्त्रों की दौड़, शस्त्रास्त्रों की दौड़ बहुत गलत है, लेकिन ऐसा होता है। आप संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति को देख लीजिए, अभी का पहले का। प्रत्येक राष्ट्र को सबसे अधिक चिंता होती है अपनी सुरक्षा की। वह सुरक्षा कैसे करेगा? अस्त्र शस्त्र का उत्पादन करके, अस्त्र शस्त्रों का जखीरा बढ़ा करके। और यदि मान लीजिए कोई राष्ट्र अस्त्र शस्त्र इतना ज्यादा एकत्र कर लेता है तो फिर उसकी नीयत डोलती है, वह अपने पड़ोसी राष्ट्र पर आक्रमण करने की सोचता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति है। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने अस्त्र शस्त्रों का इतना ज्यादा उत्पादन करना शुरू किया, उसका उद्देश्य ही एकमात्र था, युद्ध करना, ताकि प्रथम विश्व युद्ध के अपमान का बदला लिया जा सके। और उसने किया। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रों के पास इतना ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का जखीरा जमा हो चुका था कि उसका उपयोग करना आवश्यक हो गया था। शस्त्रास्त्रों की दौड़। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, सोवियत संघ ने भी 5 साल के बाद 4 साल में बनाकर दिखा दिया। दोनों ने बना लिया, फिर इंग्लैंड ने भी बना लिया, फ्रांस ने भी बना लिया, चीन ने भी बना लिया। इन पांचों के देखा था कि पाकिस्तान ने भी बना लिया, भारत ने भी बना लिया, उत्तर कोरिया ने भी बना लिया। शस्त्रास्त्रों की दौड़। अमेरिका ने न्यूट्रॉन बम बनाया, सोवियत संघ ने भी बना लिया। अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया, सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम बना लिया। एक ने बनाया तो दूसरा बनाएगा। ये शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता है। तुम्हारे पास यदि यह है, मेरे पास भी उससे ज्यादा क्षमता का होना चाहिए। अमेरिका ने IBM बनाया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र। उसकी दूरी 5000 किलोमीटर थी, मतलब 5000 किलोमीटर दूर की दूरी को तय करके वह प्रक्षेपास्त्र दूसरे देश में गिर सकता था। सोवियत संघ ने जो IBM बनाया, उसकी दूरी 7000 किलोमीटर हो गई। फिर अमेरिका ने कहा, अच्छा तू 7000 का बनाया, मैं 12000 किलोमीटर का बनाता हूं। उसने बनाया। शस्त्रास्त्रों की दौड़ आखिर कहां हमको ले जाएगी? 1983 में पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 विमान मंगाए। वो 1983 में पूरी दुनिया भर में सर्वाधिक तेज बम वर्षक विमान F-16 था। भारत ने कहा, अच्छा तूने ये मंगाया, मैं भी मंगाता हूं। उसने मिराज बना लिया, उसने मिराज मंगाया, जगुआर मंगा लिया। मिराज फ्रांस से लिया, जगुआर इंग्लैंड से ले लिया, और कंपटीशन बढ़ने लगा। इस शस्त्रास्त्रों की दौड़ कहां तक हमको ले जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। और यदि उसका उपयोग नहीं हुआ, वो बेकार हो जाएगी। तो जहां जन धन लगा है, बेकार क्यों जाने दिया जाए? इसका उपयोग होना चाहिए। स्लीचर ने भी लगभग यही बात कही है। स्लीचर कहता है कि निशस्त्रीकरण ऐसी सामग्री या संसाधनों को सीमित या समाप्त करना है जो भौतिक विध्वंस में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शस्त्रास्त्रों को जो भौतिक विध्वंस में प्रयुक्त होते हैं, उनको समाप्त करना निशस्त्रीकरण का मतलब होता है। मतलब आपके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, या तो आप उसका उत्पादन बंद करिए या उसको नष्ट करिए। ये निशस्त्रीकरण है। और कोहेन कहते हैं निशस्त्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे काम करने वाली गतिविधि, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऐसी परिस्थिति बने कि किसी राष्ट्र के लिए शांति भंग करना संभव न हो। यदि संभव न भी हो तो कठिन, यदि संभव न भी हो तो कठिन जरूर हो जाए। मतलब ऐसी परिस्थिति बननी चाहिए कोई भी राष्ट्र
शांति भंग करने का प्रयास न करे। यदि प्रयास करता है उसका बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता से उत्तर भी दिया जाना आवश्यक है। ये निशस्त्रीकरण की कुछ परिभाषाएं हैं। देखें निशस्त्रीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण मतलब होता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र भाग लेते हैं कि चलो आओ सबको मिल बैठ करके निशस्त्रीकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं। उसको सामान्य निशस्त्रीकरण उसको कहते हैं, ताकि उस सम्मेलन में मिल बैठ करके जो चर्चा होती है उसके अनुसार यदि राष्ट्रों के बीच सहमति होती है तो राष्ट्र अपने शस्त्रों के उत्पादन को कम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्थानीय निशस्त्रीकरण। स्थानीय निशस्त्रीकरण का मतलब होता है जब 2 या 3 या 4 राष्ट्र, थोड़े से राष्ट्र आपस में मिलकर के निशस्त्रीकरण के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उसको स्थानीय निशस्त्रीकरण कहते हैं। तीसरा मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। अस्त्र शस्त्रों की मात्रा को कम करना। इसमें परंपरागत हथियार भी हो सकते हैं, आणविक हथियार भी हो सकते हैं। जिन हथियारों को परमाणुविक शक्ति से संचालित किया जाता है या जो हथियार, जो प्रक्षेपणास्त्र परमाणुविक शक्ति को उपयोग में लाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसको परमाणुविक हथियार कहते हैं। मतलब कि जिन प्रक्षेपणास्त्रों में परमाणु बम रखे जाते हैं और उस प्रक्षेपणास्त्र को फिर बटन दबा करके छोड़ा जाता है और फिर वहां पर जाकर के परमाणु बम गिराते हैं, इनको परमाणुविक अस्त्र शस्त्र कहा जाता है। और बाकी जितनी चीजें हैं उन सबको परंपरागत हथियारों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे टैंक, गोला बारूद, ये सब चीजें, बंदूक, ये सब चीजें परंपरागत हथियार के अंतर्गत आती हैं। गुणात्मक निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अति मारक शस्त्रों के उत्पादन को कम करना या उसको नष्ट करना। ये गुणात्मक है। अति मारक शस्त्र, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था उसको नन्हा मुन्ना कहते हैं। आज उससे 1000 गुनी अधिक शक्तियों से संपन्न परमाणु बमों का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे अति मारक क्षमता वाले हथियारों का निर्माण या उत्पादन बंद करना, यदि आपने बना भी लिया है तो उसको तोड़ करके उस परमाणु ऊर्जा का उपयोग दूसरे कार्यों में करना, विकास कार्यों में करना, ये गुणात्मक निशस्त्रीकरण है। फिर है परंपरागत निशस्त्रीकरण, अस्त्र शस्त्रों को उत्पादन को कम करना, ये परंपरागत है। फिर है परमाणविक निशस्त्रीकरण। परमाणविक निशस्त्रीकरण, यदि परमाणविक निशस्त्रीकरण की चर्चा होती है तो दुनिया में 2 ही आते हैं चंगू मंगू, एक अमेरिका, दूसरा रूस। क्योंकि बाकी अन्य देश, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और थोड़ा बहुत कह सकते हैं ईरान तो खैर नहीं है वैसे, ये गिने चुने देशों के पास परमाणु बम हैं। तो जब कभी परमाणु निशस्त्रीकरण की चर्चा होती है अमेरिका और रूस मिलकर के बात करते हैं। फिर है पूर्ण निशस्त्रीकरण। पूर्ण निशस्त्रीकरण एक आदर्श स्थिति है, कल्पना है। दुनिया में पूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग युद्ध में किया जा सकता है उन्हें अस्त्र शस्त्रों का उपयोग एक राष्ट्र के अंदर विद्रोह को दबाने के लिए भी किया जा सकता है और किया जाता रहा है। तो क्या यह संभव है कि दुनिया में ऐसे कुछ राष्ट्र हो सकते हैं जहां पर कि अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही न पड़े, या अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में एक राष्ट्र को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही न पड़े? यह संभव नहीं है। तो पूर्ण निशस्त्रीकरण संभव नहीं है, यह आदर्श स्थिति है। फिर
तो इसके अंतर्गत युद्ध के समस्त उपकरण और मशीनों को समाप्त करने की बात की जाती है, उसको पूर्ण निशस्त्रीकरण कहते हैं। फिर है अनिवार्य निशस्त्रीकरण। अनिवार्य निशस्त्रीकरण के अंतर्गत जो राष्ट्र पराजित होता है उस पराजित राष्ट्र के विरुद्ध विजयी राष्ट्र उस पर लागू करते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का पूर्ण निशस्त्रीकरण किया गया था। ये अनिवार्य निशस्त्रीकरण किया गया था, वो अनिवार्य निशस्त्रीकरण है। दूसरा है ऐच्छिक निशस्त्रीकरण। मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच एक संधि होती है, उस संधि में दुनिया के अन्य राष्ट्र एक एक करके सम्मिलित होते जाते हैं, मतलब स्वैच्छिक रूप से वे उस नियंत्रण को स्वीकार करते हैं जो संधि के अंतर्गत बनाया गया है, उसको ऐच्छिक निशस्त्रीकरण कहते हैं। जैसे 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संधि हुई थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में केनेडी और ख्रुश्चेव के बीच। तो दुनिया दोनों ने सिग्नेचर किया, उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों ने उस संधि को स्वीकार किया, भारत ने भी उसको स्वीकार किया। आगे चर्चा होगी, उसको ऐच्छिक निशस्त्रीकरण कहते हैं। फिर है शस्त्र नियंत्रण। तो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण अलग अलग चीजें हैं। निशस्त्रीकरण का मतलब हिंसा के समस्त साधनों को खत्म करना, और शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है जिन शस्त्रों का प्रयोग युद्धों में होता है उन शस्त्रों के उत्पादन पर और उसको उपयोग पर नियंत्रण रखना, ये शस्त्र नियंत्रण है। तो निशस्त्रीकरण के कुछ प्रकार हैं जिसकी चर्चा हमने अभी की। अब देखें आवश्यकता क्या है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें सबसे पहले है शक्ति सिद्धांत। युद्ध किसी भी मामले का हल या समाधान नहीं है। शस्त्रीकरण से युद्ध की भावना बलवती होती है। तो इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि युद्ध और कुछ नहीं है, केवल एक मानसिकता है। एक मानसिकता है, युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है। तो युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति की स्थापना होनी चाहिए। युद्ध हर चीज को बर्बाद करता है, मनुष्य को और मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों को। सोचिए, हिरोशिमा और नागासाकी को जापान का सबसे महत्वपूर्ण शहर बनने में कितनी शताब्दियां लगी होंगी, और एक परमाणु बम 5 मिनट में उसको पूरा खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो बनने में हजारों साल लग जाते हैं, खत्म करने में, नष्ट करने में, विध्वंस करने में कुछ पल लगते हैं। तो युद्ध एक मानसिकता है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। जबकि अस्त्र शस्त्र राष्ट्र को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र कम होंगे, उसमें लड़ने की प्रवृत्ति नहीं आएगी या कम आएगी। ये शक्ति सिद्धांत है। दूसरा आर्थिक सिद्धांत। अभी तक दुनिया ने अस्त्र शस्त्रों को उत्पादन पर जितना व्यय किया है, उस राशि का उपयोग यदि जन कल्याण में किया गया होता तो आज दुनिया कहां से कहां चली गई होती। लेकिन न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न ही राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय में कभी भी विचार होता है, नहीं होता। क्योंकि हर राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है। सोचिए कि यदि आज भारत अस्त्र शस्त्र पर जितना खर्च करता है नहीं करता तो क्या होता। वही होता जो 1962 में हमने भोगा। 1962 के पहले भारत की
शस्त्रास्त्र की तैयारी बिल्कुल लगभग शून्य के बराबर थी। यहां तक कि जिन कारखानों में टैंक बनाया जाना था, उन कारखानों में 1962 के पहले कृष्ण मेनन जब रक्षा मंत्री थे तो खिलौना और रबर के सामान बनाए जाने लगे थे। कोई तैयारी नहीं। परिणाम क्या हुआ? 1962 में हम न केवल बुरी तरह से हारे, अपितु अपमानित भी हुए। हजारों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन ने हड़प लिया। और आज देखिए, तो जब आप रात को अपने मोहल्ले में आए, बाहर से आ रहे हैं, तो यह संभव है कि कुत्ते आपको भौंकने लगे। कोई दुस्साहसिक कुत्ता हो सकता है आपको दौड़ाने का भी प्रयास करे, लेकिन यदि आपके हाथ में एक लाठी है तो लाठी को देख करके कुत्ते भले ही भौंकेंगे, लेकिन आप पर आक्रमण करने की या काटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं तो कम से कम दिखाने के लिए ही सही डंडा जरूरी है। यही स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी काम आती है। 1962 के बाद 1965 हो चाहे 71 हो, भारत ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और आज देख लीजिए भारत इस स्थिति तक पहुंच चुका है। और परिणाम स्वरूप आज न तो चीन न ही पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कोई सैनिक कार्रवाई करने में सक्षम है। तो अस्त्र शस्त्र का होना आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियां होती रहेंगी, वो क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया धीरे धीरे होंगी, लेकिन मूल चीज है राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आप विकास करके क्या कर लेंगे? अभी थोड़े दिन पहले पिछले साल अफगानिस्तान में घटना घटी कि अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़कर चला गया। परिणाम क्या हुआ? हजारों लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। क्यों? सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। 50 सैकड़ों वर्षों से जो उन्होंने पूंजी जमा की थी, उन सबको छोड़ करके दूसरे देशों में उनको शिफ्ट होना पड़ा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, आप क्या कर लेंगे? फिर नैतिक सिद्धांत, युद्ध एक बुराई है, इसलिए उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन आज तक दुनिया में कभी भी युद्धों को रोका नहीं जा सका है। ठीक है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ और अभी भविष्य में, निकट भविष्य में अभी होने की भी संभावना नहीं है, लेकिन छोटे मोटे युद्ध हमेशा होते रहे हैं। तो नैतिकता का तकाजा है कि युद्ध एक बुराई है, युद्धों को रोका जाना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस की सफलता यह है कि उसने अपने प्रयासों से युद्धों को व्यापक होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और चौथा है पर्यावरणीय। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से गोला बारूद तो होता और क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन कम होना चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए। अब देखें प्रयास क्या कौन कौन से किए गए। 1914 के पहले, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पहले, निशस्त्रीकरण संबंधी कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। हां, 1648 में वेस्टफेलिया संधि हुई थी, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था और भी कई सम्मेलन हुए, लेकिन उसमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ी सी कुछ बातें होती थी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। और इस समय पूरा यूरोप का तो वर्चस्व था पूरी दुनिया में। इंग्लैंड का स्वार्थ यह था कि समुद्रों में शांति होनी चाहिए और समुद्र में उसके जहाजों के आवागमन पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और जिसने भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, इंग्लैंड से उसकी लड़ाई हुई। फ्रांस के भी साम्राज्य दुनिया भर में फैले हुए थे,
तो फ्रांस भी अपने सामुद्रिक शक्ति को और लगातार बढ़ाता रहा, लेकिन वह कभी भी इंग्लैंड के सामने नहीं आया। जब भी इंग्लैंड के सामने आया, दोनों की लड़ाई हुई। जर्मनी इस युद्ध में पीछे रहा, लेकिन जर्मनी जब आगे आया तो इंग्लैंड फ्रांस तो जर्मनी के साथ इसकी लड़ाई हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये इंग्लैंड की या प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व की स्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इतना भारी युद्ध दुनिया में इसके पहले नहीं हुआ था। जितना भी उसका आकलन किया जाए, पूरी तरह से आकलन संभव नहीं है। प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशंस में यह प्रावधान रखा गया कि साधारण सभा और परिषद दोनों मिलकर के निशस्त्रीकरण के बारे में आवश्यक कदम उठाएंगे। एक मजे की बात हुई, आपको सुनकर के हंसी आ सकती है। 1900 उस लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत जो चार्टर था, उसमें प्रावधान किया गया था कि निशस्त्रीकरण के लिए एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति में प्रमुख देशों के सेनाध्यक्ष सदस्य होंगे। सोचिए, जहां सेना के व्यक्ति किसी समिति में होंगे, क्या हम उनसे निशस्त्रीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं? यह तो ऐसे हुआ जैसे किसी एक धार्मिक व्यक्ति से जो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में रहता है, उससे नास्तिकता की अपेक्षा करना जैसे संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये व्यवस्था थी। एक 1939 के पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले एक महत्वपूर्ण निशस्त्रीकरण की चर्चा इसके अंतर्गत करनी चाहिए। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वह है 1932 का जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन। यह जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 227 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, अलग अलग देशों के। अपने साथ ये खाली हाथ नहीं आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये 227 प्रतिनिधि 332 निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव लेकर आए थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, तमाम देश, आसपास के पोलैंड वगैरह सब इसमें सम्मिलित हुए। इंग्लैंड का स्वार्थ था अस्त्र शस्त्र में कोई भी उसके विरुद्ध कंपटीशन न करे। फ्रांस को सबसे ज्यादा डर था जर्मनी का, तो फ्रांस जर्मनी को नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ था। वर्साय की संधि के अंतर्गत जर्मनी को पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया गया था, और लीग ऑफ नेशंस में यह अपेक्षा की गई थी कि दुनिया के सब राष्ट्र धीरे धीरे करके अपने अस्त्र शस्त्रों को कम करना शुरू करेंगे। मतलब कि दुनिया के राष्ट्रों से निशस्त्रीकरण की अपेक्षा की गई थी। चर्चा होने लगी। फ्रांस इस बात पर जोर देता रहा कि मुझे अस्त्र शस्त्र उत्पादन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, मैं निशस्त्रीकरण का समर्थन नहीं करूंगा। निशस्त्रीकरण करना है जर्मनी का करो, ऑस्ट्रिया का करो, हंगरी का करो। वार्ता लंबी चली, लगभग 1.5 साल तक सम्मेलन चला, और इस बीच हिटलर का अभ्युदय जर्मनी में हुआ। जब जर्मनी के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि आपने कहा था वर्साय संधि के अंतर्गत कि अभी जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का निशस्त्रीकरण कर देते हैं और दुनिया के अन्य राष्ट्र धीरे धीरे उसका अनुगमन करेंगे, तो आप भी निशस्त्रीकरण करिए, और यदि नहीं करते हैं आप हमें भी शस्त्रीकरण की अनुमति दीजिए। फ्रांस आदि देशों ने कहा अभी ठीक, हम उस पर विचार करेंगे, अभी जर्मनी जैसा है वैसा रहो, देखेंगे आगे चल करके। परिणाम यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर हिटलर ने टेलीग्राम से
अपने प्रतिनिधि मंडल को बहिष्कार करने का आदेश दिया। उसके प्रतिनिधि वापस आए और वापस आने के तत्काल बाद उसने अनिवार्य शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। सम्मेलन भंग। और एक मजे की बात बताएं, इस सम्मेलन में अमेरिका ने भी भाग लिया था और अमेरिका के पूंजीपति जो हथियार उत्पादक हैं वो नहीं चाहते थे कि ऐसा सम्मेलन सफल हो, तो उन्होंने अमेरिका के प्रतिनिधि को पटाया और कहा कि तुम ऐसा काम करना जिससे यह निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल हो जाए। और उस प्रतिनिधि से उन्होंने कहा कि हम तुमको $55,000 पैसा देंगे, सम्मेलन असफल होना चाहिए। और अमेरिका के प्रतिनिधि ने, अमेरिका की सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि यहां पर आया था, उसने पूरा प्रयास किया ताकि यह सम्मेलन सफल न हो पाए। सम्मेलन असफल हो गया। जब वह प्रतिनिधि वापस अमेरिका गया तो उन पूंजीपतियों से उसने $55,000 पैसे की मांग की। तो हथियार निर्माताओं ने कहा कि तुमने तो कोई प्रयास नहीं किया, वो तो अपने आप असफल हो गया, तुम्हारा पैसा कहां, पैसा क्यों देंगे हम तुमको, डॉलर क्यों देंगे, नो। तब उस प्रतिनिधि ने उन हथियार उत्पादकों के विरुद्ध कोर्ट में मामला दायर किया। तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका में ऐसे ऐसे भी पूंजीपति हैं जो ऐसे सम्मेलन को सफल होने देना नहीं चाहते। ये अमेरिका की मानसिकता तब थी, अभी भी है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा हथियार उत्पादन होता है। अब यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत थोड़ा सा देख लें। यूएनओ के चार्टर में यह कहा गया है कि साधारण सभा और सुरक्षा परिषद दोनों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे दुनिया में सुरक्षा और शांति की स्थापना करेंगे और इसके लिए निशस्त्रीकरण के बारे में प्रयास करेंगे। 1945 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब परमाणुविक शक्ति का ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना। फिर 1947 में पारंपरिक हथियार आयोग का गठन किया गया। आगे 1952 में यूनाइटेड नेशंस ने निशस्त्रीकरण आयोग बनाया। काम वही ढाक के 3 बात, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो, कभी आगे चलो, कभी पीछे मुड़ जाओ, ये तमाम चीजें, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद 1963 का अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संपन्न हुआ, केनेडी और खुर्शचेव के बीच। और इस संधि के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि दुनिया में कोई भी परमाणु परीक्षण जल, थल और वायु में नहीं किया जा सकेगा। 1963 में यह संधि हो गई। केनेडी ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना करते ही हमारे शरीर में एक सिहरन सी उठ जाती है, और यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो यह कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा। जो लोग, दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। जो लोग जीवित रहेंगे वे मरने वाले व्यक्तियों के भाग्य से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि ऐसे विभिन्न प्रकार के रोगों से वो ग्रस्त हो जाएंगे कि न तो मर सकेंगे न जी सकेंगे। ये परमाणुविक युद्ध की विभीषिका की ओर केनेडी ने इंगित किया था। तो परमाणु परीक्षण 4 प्रकार से होता है, जल, थल, वायु और भूमिगत। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया, अभी भी इस नियम को मान रहा है, इस संधि को वो मान रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए। स्वैच्छिक निशस्त्रीकरण, इसकी चर्चा हुई है। ये
तो शैक्षिक निष्कर्षीकरण कि दुनिया के सभी देशों में भी जहां कहीं भी परमाणु विस्फोट होता है, प्रायः जल थल वायु में नहीं होता, भूमिगत होता है, अंडरग्राउंड। और उत्तर कोरिया को कौन रोकेगा? फिर है 1968 का अणु अप्रसार संधि। अणु अप्रसार संधि ये यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में संपन्न हुआ था और 154 देशों ने इस पर अपनी सहमति दी थी। भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी सिग्नेचर नहीं किया और उत्तर कोरिया तो उत्तर कोरिया है। दुनिया के प्रायः सभी देशों ने, प्रायः लगभग 80% देशों ने इसको स्वीकृति दे दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, प्रजातांत्रिक देशों में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता तब लागू माना जाता है जब उस देश की संसद उसको स्वीकृति प्रदान करे। जैसे भारत में कोई भी संधि तब लागू होगा जब भारत की संसद के दोनों सदन उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का बहुमत होता है और मंत्रिमंडल ही तो दूसरे देशों में संधि करता है। तो संसदीय सरकार में संधियों पर अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए परेशानी नहीं होती। लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहां पर की शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वहां पर राष्ट्रपति को परेशानी होती है। जैसे वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन जब वुड्रो विल्सन वापस अमेरिका गई, उन्होंने सीनेट के पास इस संधि को स्वीकृति के लिए भेजा तो सीनेट ने इसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अमेरिका जो इसका जनक था, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। और जहां पर साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं या तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, वहां पर संसद की स्वीकृति लेना केवल औपचारिकता होती है। तो संधि तब स्वीकृति मानी जाती है जब संसद उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे, क्योंकि प्रतिनिधि जाएगा, सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर जाएगा, सिग्नेचर कर देगा राष्ट्र की ओर से, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसकी स्वीकृति संसद से मिलनी आवश्यक है। तो 1968 में जो अणु अप्रसार संधि संपन्न हुई, इसे राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली ने पास किया। 154 देशों ने उस पर अपने सहमति दी। भारत ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? इसमें यह प्रावधान है कि जो राष्ट्र परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, वे परमाणुविक तकनीक उन देशों को नहीं देंगे जिनके पास परमाणु तकनीक नहीं है। एक नंबर 2, जिनके पास परमाणुविक तकनीक नहीं है, वे भविष्य में भी परमाणु विस्फोट करने का प्रयास नहीं करेंगे। देखा, यह अमेरिका और सोवियत संघ की चालबाजी थी। मतलब यह है कि जो बिग 5 हैं, परमाणु क्लब इसको माना जाता, इन 5 को परमाणु क्लब का सदस्य माना जाता है। तो दुनिया में इन 5 के पास केवल रहेगा परमाणु बम, बाकी दुनिया के कोई भी देश न तो बना सकेंगे और न ही परीक्षण कर सकेंगे, न अनुसंधान कर सकेंगे। और इसलिए भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। आज तक इस पर सिग्नेचर नहीं किया है। यह परमाणु अप्रसार संधि है। लेकिन एक मजाक की बात है, 154 देशों के प्रतिनिधियों ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन कुल मिलाकर 25 से 26 देशों की संसदों से इस पर स्वीकृति मिली। बाकी देशों ने कोई स्वीकार अभी तक किया नहीं है। तो ऐसे संधियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर है सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, इसको SALT कहते हैं, SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। SALT यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच
सामरिक शस्त्रों को सीमित करने के बारे में वार्ताएं हुई थी, कुछ सहमति हुई थी, आगे की कार्यवाही फिर करने के बारे में दोनों ने तय किया था। इसके बाद 1979 में साल्ट सेकंड की वार्ता हुई, दोनों में सहमति हो गई। और इसी बीच जब संसद से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी अमेरिका से, इसी बीच दिसंबर 79 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो साल्ट को अमेरिका के राष्ट्रपति ने संसद को संदेश भेजा कि इस साल्ट संधि को स्वीकृति न दिया जाए। इसके बाद सीटीबीटी को देखते हैं। सीटीबीटी भी 1996 में संपन्न हुआ था। एक थोड़ी सी भूल हो गई, ये अणु अप्रसार संधि पर ऐसी स्वीकृति नहीं मिली थी। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी, जिसे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों ने स्वीकृति प्रदान की, लेकिन भारत ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। 1996 में जो सीटीबीटी हुआ था, कंप्रेहेंसिव ट्रीटी बेन ट्रीटी, टेस्ट बेन ट्रीटी, मतलब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इस पर 154 देशों ने अपनी स्वीकृति प्रदान किया। भारत ने और भारत के देखा देखी पाकिस्तान ने, उत्तर कोरिया ने आदि इन देशों ने इस सीटीबीटी को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न और परमाणु शक्ति विहीन इन देशों के बीच भेदभाव करता है। यह संधि केवल अमेरिका और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के हितों के लिए बनाया गया है। यह उन देशों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न, जो राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। तो ऐसे में भारत सिग्नेचर क्यों करेगा? भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी कह दिया हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो अब सोचिए, भारत की मुख्य आपत्ति क्या है? मुख्य आपत्ति उसकी यह है कि चीन एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। कल को यदि चीन अपनी सीमा को लेकर के भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत को कौन बचाएगा? क्या भारत को परमाणु शक्तिहीन होना चाहिए? आप भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाकर उसको बाध्य करेंगे कि वो परमाणु बम न बनाए, जबकि चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये कहां का न्याय है? भारत के इस तर्क का दुनिया के किसी भी देश के पास कोई जवाब नहीं है, और इसलिए भारत की सरकार ने बहुत बुद्धिमानी से सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, और आज भी सरकार इसी नीति पर चल रही है। सीटीबीटी के प्रावधानों को सुधारिए, तब जाकर हम उस पर सिग्नेचर करेंगे। कुल मिलाकर इस जितने भी प्रयास हुए, इन सब का लब्बो-लुआब यह है कि जब तक अमेरिका के सामने सोवियत संघ खड़ा था, तब तक इन दोनों के बीच खूब कंपटीशन हुआ करता था। एक ने बम बनाया, दूसरे ने भी बना लिया, दूसरा आगे बढ़ गया तो ये अमेरिका फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया, खूब कंपटीशन हुए। जब सोवियत संघ का पतन होने लगा, जब सोवियत संघ को अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा होने लगा, तब उसने अमेरिका के साथ कई प्रकार की वार्ताएं करके शस्त्रों की दौड़ को कम करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई। और 1991 में जब सोवियत संघ का वास्तविक रूप में विघटन हो गया, तब फिर इस प्रकार के निशस्त्रीकरण के प्रयास अमेरिका और सोवियत संघ के बीच नहीं हुए। निशस्त्रीकरण की वार्ताएं चलती रहती हैं और किसी भी नतीजे पर ठोस रूप में पहुंचना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और जो राष्ट्र मनमानी करते हुए निशस्त्रीकरण की धज्जियां उड़ाते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, उनको रोकने की कारगर व्यवस्था अभी दुनिया में विकसित नहीं हो पाई है। आज उत्तर कोरिया किस प्रकार से आए दिन परीक्षण कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण दुनिया का कोई देश स्थापित नहीं कर सकता। अब इसके आगे की चर्चा
अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।